इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सबसे पहले बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है कोई भी फ्लो। तो फ्लो जैसे लिक्विड फ्लक्स का मतलब है किसी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा कि भाई एक यूनिट किसी भी एरिया से होता है। ये किसी भी एरिया से कितने अमाउंट का कितने लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम इसके लिए कंसीडर अ क्लोज सरफेस एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, तो ये उसका स्पेशल केस हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का। और हमने एक कंसिडर स्मॉल डी एस एरिया ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर द डायरेक्शन ऑफ डी एस एज सोन इन, डी एस की डायरेक्शन है वो ये होगी। मान लीजिए ई की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर डी एस इज सपोज टू बी ई है जो कांस्टेंट है, क्योंकि डी एस एक वेरी स्मॉल एरिया है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत ही कम होगी। ई और डी एस के बीच में एंगल जो है ना वो थीटा मान लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखिए, ये लिख रखी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया, क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया, क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस। इसको डी फाई, इसको फाई से नोट किया जाता है क्योंकि स्मॉल है, तो इसको डी फाई से नोट किया जाएगा। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई और डी एस की क्रॉस प्रोडक्ट, ई और डी एस की क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझाऊं कि भाई ये ऐसे क्यों निकाला गया है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे लाइंस इस तरह से हैं और एरिया इस तरह से है, और हो सकता है लाइंस यहाँ पे इसी तरह की है लेकिन एरिया जो है ना वो थोड़ा सा तिरछा है। और एक एग्जांपल ऐसा भी होगा जहाँ पर एरिया इस तरह से होगा। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल, एक यहाँ पर एंगल और एक इस जगह पे एंगल, तीनों केसेस में ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो अलग अलग है। इस डायग्राम को एक बार छोड़ दीजिए, इन तीनों डायग्राम से समझिए कि इन दोनों जगह पर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल है और यहाँ पर 0 एंगल है। तो तीनों केसेस में, जो तीनों केसेस होंगे, तीनों केसेस में डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। तो इस केस में लाइंस सबसे ज़्यादा पास करेंगी, यहाँ पे थोड़ी कम, और यहाँ पे कोई भी लाइन पास नहीं करेगी क्योंकि जो एरिया वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है बिल्कुल। लाइंस ऐसे हैं, लाइंस कोई क्रॉस नहीं करेंगी एरिया को। जैसे कि ये कोई एरिया यहाँ से लाइंस की क्रॉस करती हैं, अगर एरिया ऐसे हो जाए तो लाइंस कोई क्रॉस नहीं करेंगी इस तरह से। तो यही जो है ना, यही चीज़ समझने की है इसमें, इसलिए हमने क्या कर रखा है, डी ई डी एस इंटू, देखिए यहाँ पे देखिए, ई डी एस इंटू कोस थीटा। कोस थीटा का डायरेक्टली पूछ लें, थीटा जितना ज़्यादा होगा लाइंस उतनी ही कम होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल आसान है समझने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया, गिवन एरिया को कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। और मेजर कैसे होता है, ई इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। थीटा अगर 0 है तो कोस थीटा क्या हो गया, थीटा अगर 0 है तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगी। क्योंकि जैसे ये केस था, इस केस में देखिए, एक बार से बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये केस है ऐसे है, तो यहाँ पर लाइन ज़्यादा क्रॉस करेंगी। या फिर अगर थीटा 90 डिग्री है जैसे इस केस में हो गया, तो यहाँ पे लाइंस क्या करेंगी, बहुत ही कम लाइंस क्रॉस करेंगी। तो दोनों केसेस में जो है ना डिफरेंट होगा। इसके बाद अगर हमने ये तो डीएस के थ्रू निकालना है, अगर क्योंकि एरिया अलग अलग जगह पे नॉन यूनिफॉर्म की केस है तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर।
क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। अगर यूनिफॉर्म होता तो ई एस इंटू कोस थीटा हम वहाँ पर कर देते। ये तो हो गया हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने करनी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से मेज़र होता है, ई डी एस कोस थीटा, और ई डी एस कोस थीटा क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। ई और डी एस की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो एस है डी एस है, यहाँ पे देखिए कि डी एस जो है ना क्या होता है। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर बतानी भूल गया, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि डी एस वैसे एरिया जो होता है ना, अभी तक स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा है, एरिया को स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है। और मैंने +1 में आपको बताया भी था कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसके लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन दे दें। तो यहाँ पर अगर कोई एरिया है, मान लीजिए जैसे ये एरिया होगा, यहाँ पर इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ही होगी वो, कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लीजिए कोई बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर कोई पेन हमने रख दिया, तो जो पेन है ना वो उस एरिया की डायरेक्शन देगा। तो इस वजह से जैसे कि ये इस तरह से कोई प्लेन पड़ा है, जैसे यहाँ पर हो गया, दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए इस तरह से कोई प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगी। तो भाई यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ समझने की है। हमने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाया, क्यों बनाया, ये ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था तो वहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस निकालनी थी। किसी भी एरिया को कितनी लाइंस पास करेंगी, लाइंस कितनी पास करेंगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई एंगल कितना बना रहा है। अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, तो अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग बन रहा है। तो इसीलिए हमने एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी नाम दिया गया। एरिया का वेक्टर क्या हो गया, एरिया का जो एरिया वेक्टर बोलेंगे, एरिया को जब हमने वेक्टर बनाया तो उसको हम एरिया वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये बात हमने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट देखिए भाई, यूनिट बिल्कुल आसान है। ई की यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट होगी न्यूटन पर कुलाम, और डी एस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वेयर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कुलाम -1। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। कोस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। इसके साथ ही अगला टॉपिक है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है पेपर में, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझिए, गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म में भी आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, वहाँ पे भी फ्लक्स के बारे में बताता है, मैग्नेटिज्म में भी, और यहाँ पे भी फ्लक्स के बारे में बताता है। अगर उससे पहले समझिए क्लोज्ड एरिया क्या होता है। क्लोज्ड एरिया जैसे कि एक रूम जो है ना उसका एरिया क्लोज्ड है, या फिर एक स्फीयर जो है ना वो एक क्लोज सरफेस एरिया बना रहा है, या फिर कोई सिलेंडर जो है ना अगर बंद है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है। तो गॉसेस जो लॉ है वो यही बताता है, गॉसेस थ्योरम लॉ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज एनक्लोज्ड है। एनक्लोज मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो फ्लक्स होगा, अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। एक ये बात है, और दोनों में क्या रिलेशन है। दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओवर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के ओवर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स
1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स किसका, ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका, ये स्टेटमेंट होगी, उसका 1/ε0 टाइम्स, जो फाई है, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, तो क्या बन जाएगा, Q/ε0 बन जाएगा। तो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, फाई क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। अगर वैक्यूम है, अगर एयर है तो ε0 आ जाएगा। ε0 क्या है, उस एयर की या फिर वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर कोई और मीडियम है तो वहाँ पर उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ जाएगी। अब प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ के लिए लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस, जिसके अंदर चार्ज क्यू रख रखा है उसके सेंटर के ऊपर। एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल होगा और मेकिंग एंगल 0 डिग्री। उसके सरफेस के, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, उसके सरफेस के साथ, उसके सरफेस पे जो ds है उसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है, इस तरह से होता है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। तो इसके साथ आगे क्या है, अगर किसी, हमने कोई पॉइंट मान लिया, जैसे ये पॉइंट मानना है यहाँ पर, दोबारा से देखिए, हमने ये पॉइंट मानना है यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहाँ पर, देखिए ये रही 1/4πε0 Q/r², ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डायरेक्शन क्या होगी, जो यहाँ पे दे रखी है दूर की तरफ। अच्छा, हमें यहाँ पे एक छोटा सा एट द स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया मान लिया ds, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, d∅ इज इक्वल टू E.ds या फिर E.ds कोस थीटा, कोस यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। और अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू E.ds कोस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर E.ds के बीच में एंगल क्या होगा, किसी पॉइंट की बात कर लीजिए, ये पॉइंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट के ऊपर E.ds हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। जो हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने लिए हैं, सब के लिए E और ds की वैल्यू क्या होगी, दूर की तरफ होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया Q/4πε0 r² इंटू ds, क्योंकि हमने ये E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आगे क्या करना है, Q/4πε0 r² बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि ds के किसी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही किसी चीज़ के ऊपर। तो सिर्फ क्या रह गया अंदर, ds रह गया। और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन होगा s, क्योंकि dx क्या क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है। उसी तरह से ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन s होगा। s मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πr², कितना है, 4πr²। तो 4πr² हमने यहाँ पे रख दी वैल्यू, 4πr² से 4πr² कट गया, तो 1 Q/ε0 रह गया। तो ये क्या हो गया, गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गई। तो भाई ये था गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट, और उसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, 3 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ ही हमने एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ करना है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से हम कूलम्स लॉ को किस तरह से प्रूव करेंगे, एक समझ सकते हो, ये जो ना गॉसेस थ्योरम का जो प्रूफ है उसका बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर आप इस टॉपिक में देखें, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए भाई, ये जो ना, ये क्या है, ये है, ये गॉसेस थ्योरम हो गई। इसको उल्टा लेके चलते हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर कर रखी है हमने। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर किया है, मतलब कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ है और ये
गॉसेस लॉ है। तो अगर हम उल्टा करें इस टॉपिक को तो वो क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, वही सेम टू सेम यहाँ वाला कंसेप्ट ले लिया कि भाई एक आपने चार्ज कंसीडर किया यहाँ पर, ये चार्ज कंसीडर किया सेंटर पे, और एक सरफेस कंसीडर कर लिया। और इसके बाद जैसे यहाँ पे लिख रखा है टू ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ और फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्योंकि जो इंटेंसिटी निकाली है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो एक तरह से कूलम्स लॉ से ही निकली है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एक तो क्यू चार्ज और एक कूलम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो वही बात होगी ना, तो दोनों सेम ही है ये। तो अगर आपने ये बात है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है गॉसियन सरफेस, ये होता है कोई भी ऐसा सरफेस जो सिमेट्रिक हो, जो चार्ज से जो उसके सरफेसेस हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हो। तो जैसे कि स्फेरिकल जो सरफेस होता है वो सिमेट्रिक सरफेस होता है। ये लिख रखी है इसकी डेफिनेशन, ये आपने समझ लेनी है। इसके साथ साथ कोई पी पॉइंट आपने कंसीडर रखा है, जैसे ये पी पॉइंट है यहाँ पर, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पी पॉइंट के ऊपर कोई भी डी एस आपने एरिया कंसीडर कर लिया, उस डी एस से डी फाई क्या होगा, ये होगा, एंगल 0 है। तो इसके बाद क्या है, फाई इस तरह से निकल जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं डी एस का, तो डी एस का 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फाई किसके इक्वल होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके साथ क्या है, अभी देखिए गॉसेस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इफ इस सेकंड पॉइंट चार्ज क्यू नोट रख दिया हमने पी पॉइंट के ऊपर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, तो फोर्स क्या होगा, क्यू नोट इंटू ई होगा। तो ये हो गया, और ये क्या है, कूलम्स लॉ है। तो अगर हम देखें तो अगर हम उल्टा कर दे गॉसेस थ्योरम के प्रूफ को, तो क्या हो जाता है, वो निकाल देता है, कूलम्स लॉ को ड्राइव कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।